गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, जो कि लास्ट सेशन में मैंने आपको इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, वैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, और हम बहुत ही धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर करेंगे। फाइन। मैंने आपको इसके पहले जो चैप्टर के करीब करीब 4 पार्ट्स बना के भेजे थे, तो उन्हीं में सबसे आगे का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ फीचर्स ऑफ डिबेंचर। एग्ज़ाम में इसका वेटेज होता है 10 मार्क का। डिबेंचर के ऊपर आंसर पूछ लेता है, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ जाता है कभी कभी, शेयर्स एंड डिबेंचर करके, बट पूछता ज़रूर है। मैं ये कह सकता हूँ कि डिबेंचर के बारे में आपको आना काफ़ी ज़रूरी है। दैट मीन्स अगर आपको ये आएगा तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये डिबेंचर का आंसर आता है तो डेट मीन्स आपको ये बॉन्ड्स का आंसर भी आएगा, जो इसके बाद एक टॉपिक है, हम वो भी करेंगे। बेसिकली डिबेंचर्स होता क्या है, तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। डिबेंचर होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो कौन इशू करती है? कंपनीज, पब्लिक कंपनी। लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और लोग बदले में पैसा देते हैं कंपनी में, और उन लोगों को उस पैसे के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, जो कि पहले से डिसाइडेड होता है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लोगों को उनका इंटरेस्ट ऑन टाइम मिलना ही मिलना है, ये बात भी डैम श्योर है। डिबेंचर वो लोग खरीदते हैं जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, जिनको मतलब लॉस लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसी के साथ साथ डिबेंचर की एक अलग ही अपनी खासियत है। जब कोई पर्सन डिबेंचर खरीदता है तो खरीदते वक्त वो अपने आप को सेफ लेके चलेगा। सेफ लेके इन द सेंस लाइक वो कंपनी से ये कहता है कि अगर कल को मान लीजिए कंपनी बर्बाद हो गई या कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, तो उस पर्सन के पैसे का क्या होगा? वो पैसे डूब जाएंगे या फिर उनको मिलेंगे? तो वो कंपनी से अलग से उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखवा के लेते हैं, और कंपनी लिख के भी देती है कि आपको अगर किसी वजह से लगता है कि लॉस हो रहा है, देन कंपनी आपको पे करेगी और अपने सारे असेट्स बेच के आपको पे करेगी एनी हाउ। अब लेकिन एक बात है कि कोई भी डिबेंचर खरीदने वाला डायरेक्टली किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, हम और आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस लेन देन में थर्ड पार्टी बीच में आ जाए तो डेफिनेटली ये एक लेन देन हो सकता है, क्योंकि किसी भी एक गिवर का और एक रिसीवर के बीच में अगर एक तीसरे पर्सन का मौजूदगी हो जाती है, तो वो ये डिफाइन करता है अपने आप में कि हाँ, वो थर्ड पार्टी तो है एक जिम्मेदारी के लिए। सो वो थर्ड पार्टी का रोल कौन निभाता है? बैंक, जिसको हम लोग इस चैप्टर में कहेंगे ट्रस्टी। अब समझिए, समझ लीजिए मैं और आप वो पर्सन है जो पैसे लगा रहे हैं। हमने कंपनी से गारंटी मांगी, श्योरिटी मांगी, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी किसके पास जाएगी? बैंक के पास। बैंक वाले क्या करेंगे? उस कंपनी से कहेंगे ठीक है, हम गारंटी ले लेते हैं आपकी, आप सारे एसेट्स हमारे पास मॉर्गेज कर दीजिए। अब जैसे ही कंपनी वो सारे एसेट्स मॉर्गेज कर देती है, बैंक तो अपने आप में सेफ हो गई। अब कंपनी को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, राइट? और फिर हम आराम से पैसे दे देंगे, क्योंकि उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पे अलग से लिख कर दिया है कंपनी ने कि अगर हम किसी वजह से आपका पैसा नहीं दे पाए या पैसा डूब गया, तो आप लोग जाके डायरेक्टली कोर्ट में केस करिए। फिर बाद में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होने के बाद ये ट्रस्टी, जो बीच में थर्ड पार्टी है, हमारे एसेट्स को सोल्ड करके आपका पैसा पूरा पे कर देगी। सो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इस लेन देन में 3 लोग हैं। एक वो कंपनी, एक वो पर्सन जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, और एक ट्रस्टी, बैंक। अभी बैंक तो बोलेंगे नहीं, ट्रस्टी बोल सकते हैं। वैसे बैंक के अलावा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है,
और जो पर्सन इस कंपनी में डिबेंचर खरीद रहा है, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट ले रहा है, उसको कहेंगे हम क्रेडिटर। वी कैन कॉल हिम एज अ क्रेडिटर। जो भी पर्सन पैसा इंटरेस्ट पे देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिटर। और अब अगेन, जब भी कंपनी में पैसा बढ़ता है तो सबसे पहले आगे लाइन में कौन खड़ा रहता है, क्रेडिटर। उसके बाद नंबर आता है शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर में भी पहला किसका आएगा, प्रेफरेंस वाले का। और लास्ट में बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी वाले को। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, कभी भी कुछ भी बटा तो सबसे लास्ट नंबर किसका मान के चलो, इक्विटी वाले का। वो भी बचा तो, नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब इन्होंने तो इंटरेस्ट पे पैसा दिया है ना, ब्याज पे। ब्याज वाला पर्सन क्यों रिस्क लेगा। सो दैट्स वाई ये डिबेंचर का फीचर्स थोड़े अलग है, थोड़ा यूनिक है। मैं ये कह सकता हूँ कि डिबेंचर एक सेफेस्ट मोड है इन्वेस्टमेंट का, जो कि पर्सन कर रहे हैं। देखते हैं आगे। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट दिस फीचर्स, राइट, फीचर ऑफ डिबेंचर। सबसे पहला आता है प्रॉमिस। अब यहाँ पे एक बात बताओ, प्रॉमिस कौन करेगा, कंपनी करेगी। किससे करेगी, उस पर्सन से जो पर्सन पैसे लगा रहा है, मतलब जो डिबेंचर होल्डर बन रहा है, दैट इज जो क्रेडिटर बन रहा है। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इज ओवर स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। सो ये प्रॉमिस उनको लिख के देना पड़ता है, किस पे, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे, यस वी आर टेकिंग सम ऑफ मनी एंड वी विल रिपे यू बैक आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विथ सो एंड सो इंटरेस्ट रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो उनको बताना पड़ता है। फाइन। सेकेंड चीज, फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन। अब इक्विटी वगैरह तो क्या सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स तो है नहीं, 5-10 रुपये में, 100 रुपये में चलो पकड़ लो। लेकिन डिबेंचर ऐसी चीज़ है बेसिकली जो बहुत ही महंगी होती है। अब यहाँ पे लिख के तो दे दिया है 100 रुपये में, कोई कोई डिबेंचर 10,000 की भी मिलता है। डिपेंड, जो कंपनी का नाम होगा, कंपनी की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सो डिबेंचर का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, बहुत ही हाई होता है। और नॉर्मली इसको जल्दी कोई खरीदता नहीं है, वो बड़े रिच काइंड ऑफ लोग इसको खरीदते हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन डिबेंचर जल्दी नहीं खरीद पाता है। और वैसे भी डिबेंचर जो इशू होते हैं, वो इशू होते हैं उनके रिलेटिव्स को ही, खासकर ज़्यादातर लोग रिलेटिव्स ही खरीदते हैं कि अपने लोग ही ब्याज कमाने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है टाइम ऑफ रीपेमेंट। मैंने आपको कहा डिबेंचर की जो एज होती है वो होती है एज पर एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट पे लिखा होगा वही उनकी क्या हो जाती है, रीपेमेंट की डेट, टाइमिंग डेट। डिबेंचर आर इशूड विद द ड्यू डेट एंड स्टेट इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिपेड ओनली ऑन मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है, लास्ट डेट। अभी लिख के देगा ना, जैसे कि तुमने बोल दिया 15 साल, तो आज की तारीख के हिसाब से 15 साल के बाद तो कोई जो डेट बनेगी, तो वो डेट क्या बन जाती है, मेच्योरिटी डेट, राइट। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। सबसे पहले किसको मिलेगा, सो एज आई सेड जस्ट नाउ, डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। जो लोग कंपनी में क्लेम कर रहे हैं उन सबका नंबर लगेगा जब लगेगा, बट पहले डिबेंचर वाला जाके पैसे मांगेगा। बिकॉज वैसे भी उसने अलग से एग्रीमेंट बनवाया था और एग्रीमेंट पे लिखवा के लिया था कि किसी वजह से अगर मेरा पेमेंट लेट होता है तो मैं तो जाके कोर्ट में केस कर दूंगा। फिर कोर्ट के नोटिस के मुताबिक ट्रस्टी वालों को पहले मुझे पे करना पड़ेगा। तो जब एनी हाउ पे उसको करना ही है तो पहले उसका ही पेमेंट हो जाता है। देन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म क्यों बोलूँगा मैं, बिकॉज ये लंबे समय के लिए होता है, कोई 2-3 साल के लिए तो करेगा नहीं, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसा होता है। दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। उस पर पहले से एश्योरेंस होती है ना कि ये तारीख को आपको आपका पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट।
A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically. In case of debenture, payment of interest is a fixed liability of a company. It must be paid company of irrespective of the fact whether the company makes profit or not. Yes, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट कंपनी को एनी हाउ पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो। रीज़न सिंपल है, स्टार्टिंग में कहा था डिबेंचर खरीदने वाले पर्सन ने एग्रीमेंट पे अलग से लिखवा के लिया था कि चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको उसके पैसे से मतलब है। तो अगेन अब किसी पर्सन ने अगर इतना बड़ा अमाउंट दिया है तो अगर उसको इंटरेस्ट अगर कंपनी नहीं देगी सपोज, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में केस होगा, फिर नाम खराब होगा, कंपनी का गुडविल इफेक्ट होगा। तो कंपनी खुद ये बात समझती है और इस सबसे पहले किसको पे करेगी, डिबेंचर वाले को पे करेगी, राइट। नेक्स्ट, पार्टीज टू डिबेंचर आई हैव डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग। डिबेंचर के इस लेन देन में कितने लोग शामिल होते हैं? पहले कंपनी, दूसरी ट्रस्टी, तीसरा डिबेंचर होल्डर। कंपनी जो पैसे मांग रही है दिया यहाँ पे, ट्रस्टी जिसको मैं बोलूँगा बैंक। फाइंड द पार्टी whom through the company deals with a debenture holder. The company makes an agreement with trustee. कंपनी जाके ट्रस्टी से क्या करती है, एग्रीमेंट बनवाती है। इट इज़ नोन एज अ ट्रस्ट डीड। क्या बोलेंगे उसको, ट्रस्ट डीड। और उसके अंदर बहुत सारी ड्यूटीज़, एप्लीकेशंस सब लिखी हुई रहती है। ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड द पावर्स ऑफ द ट्रस्टी, ये सब भी उसमें मेंशन होता है। देन डिबेंचर होल्डर, जो पर्सन खरीद रहा है डिबेंचर होल्डर बन रहा है। दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव, जो प्रोवाइड कर रहा है क्या, लोन, और बदले में क्या मिलेगा उसको, डिबेंचर सर्टिफिकेट एविडेंस के तौर पे, राइट। तो जो एविडेंस उसने दिया है कंपनी ने उस डिबेंचर होल्डर को, वो उसका सबसे बड़ा क्या है, प्रूफ है अपने आप में। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। अभी डिबेंचर इशू करना है नहीं करना है ये कौन डिसाइड करेगा? तो बहुत सिंपल आंसर है आपके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे याद रख सकते हैं, डिबेंचर से मतलब का कोई भी फैसला कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब उसको इशू करने का पूरा पावर उसके पास ही है और किसी के पास भी नहीं है। देन स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ऐसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया डिबेंचर जो पर्सन खरीदता है वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर। ऐसे याद रखिए, जो पर्सन इंटरेस्ट पे पैसे देता है वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर। सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, interest is payable on it as a fixed rate, as fixed interval until the debenture is redeemed। एक टाइमिंग डिसाइड होती है पहले से, और रिडीम बोल दिया यहाँ पे मतलब रिडम्पशन तो होना ही होना है उसका। रिडम्पशन मतलब क्या, जो चीज़ वापस एक दिन देनी पड़ेगी, तो डेट लिख देते हैं पहले वो लोग कौन सी तारीख को देना पड़ेगा, राइट। देन 10th पॉइंट इज नो वोटिंग राइट। पूरे एसपी की बुक में वोटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, कंपनी के फैसले के लिए। तो डिवेंचर के लिए तो नो वोटिंग राइट वैसे ही बन गया। बहुत सिंपल ट्रिक याद रखने के लिए, कोई पूछेगा कि वोटिंग पावर किसके पास है, तो बोलने का इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। डिवेंचर वाले के पास बिल्कुल नहीं है। क्यों? इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है तो वोट क्यों डालेगा, फाइन। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। कोई वोटिंग पावर नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। पहली बात तो इनको मीटिंग में बुलाते भी नहीं है, और इनको अगर बुला भी लिया तो मतलब कोई इनके मैटर से रिलेटेड है तो इनको वोटिंग पावर नहीं होता है। वोटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। यस,
कंपनी ने पहले ही असेट अपने पास करवा जिस पर्सन ने डिबेंचर खरीदा उस पर्सन ने पहले ही डिबेंचर अपने नाम करवा लिए थे और डिबेंचर में लिखवा के लिया था कि किसी वजह से अगर मेरा पैसा रुकता है या डूबता है या फिर लॉस में जाने वाला है तो आप असेट बेच के मुझे मेरा पैसा देंगे। इफ़ ए कंपनी इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल द डिबेंचर होल्डर कैन सेल और डिस्चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। यस, वो लोग इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। इशूअर्स, कौन इशू करता है? बहुत सिंपल, वी कैन से कंपनी करती है। डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दो टाइप की कंपनी कर सकती है। लिस्टिंग, डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में मिला के 22 शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, किसी भी एक से करवा लो लिस्टिंग। 14 ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। यस, ये ऐसी चीज़ें हम किसी को भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही आसान है ट्रांसफ़र होने के लिए। सो डिबेंचर के ये 14 पॉइंट्स हमने कवर किए, बहुत ही आसान है। फाइन, एक रिकैप देख लीजिए इस चीज़ का। प्रॉमिस होता है सबसे पहला, कंपनी कर रही है प्रॉमिस किससे? डिबेंचर खरीदने वाले से। फेस वैल्यू इसका बेसिकली बहुत ही हाई होता है, महंगा होता है। टाइम ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर आर इशूड विद द डेट ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, पहले इनको मिलेगा। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर कंस्टिट्यूट ए लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। इंटरेस्ट, इनको मिलना ही मिलना है। पार्टीज टू डिबेंचर, कंपनी, ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर्स, ये होते हैं 3 लोग। अथॉरिटी टू इशू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही है। अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर होता है। नो वोटिंग राइट, कोई है ही नहीं। सिक्योरिटी, ऑलरेडी एसेट्स अपने नाम करवा लिए होते हैं। इशूअर जो कर रहा है कंपनी, लिस्टिंग शेयर मार्केट में होनी चाहिए। और ट्रांसफरेबिलिटी, जब चाहे जिस चाहे मैं बेच सकता हूँ। नेक्स्ट आंसर आपका, on the basis of security, on the basis of transfer, on the basis of repayment and on the basis of conversion। सिक्योर्ड डिबेंचर, सबसे पहला नाम में लिखा है सिक्योर्ड, तुम्हारा सेफ होगा। तो डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन, द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर एसेट और इट मे बी एसेट इन जनरल। द डिबेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड, ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है। ट्रस्ट डीड के तौर पे सिक्योर्ड होती है ये, बीच में ट्रस्टी आ चुके होते हैं और एसेट्स बेचने की बात हो जाती है। मतलब अगर कल को किसी वजह से मेरा पैसा रुका तो आसानी से मैं पेमेंट निकलवा लूँगा ट्रस्टी की हेल्प से, तो ये बहुत ही सिक्योर्ड है। दूसरा नाम दिया हुआ है अनसिक्योर, नाम में अनसिक्योर्ड है, मतलब खरीद के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि लॉस होने वाला है। किसी वजह से अगर पैसे लटक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। These are the debenture that have no security. The issue of unsecured debenture is now prohibited by the Companies Act 13। वैसे 2013 के नए लॉ में इसको प्रोहिबिट किया गया है, कोई मतलब का नहीं है ये। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। अभी क्या होता है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जिनको पसंद है अपना नाम लिखवाना, एक होता है जिसको नहीं लिखवाना है। जिसको लिखवाना है ना वो ये खरीदेगा और इसको नहीं लिखवाना है वो ये वाला खरीदेगा। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर आर रिकॉर्डेड। A company maintain registered of debenture in the name, address, particular of holding of debenture holder are entered। The transfer of registered debenture requires the execution of regular transfer deed। मतलब ये है कि जो कोई खरीदना आएगा वो अपना पूरा डिटेल देगा और वो लोग क्या करेंगे, इस डिटेल को अपना रजिस्टर्ड में एंटर करेंगे, साथ साथ में शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट करके भी देंगे। तो ये रजिस्टर्ड हो गया। मतलब कल को अगर मैं जाऊँ या मेरे बदले कोई और जाए तो उसको भी इंटरेस्ट दे देंगे वो लोग। चौथा है बेरर डिबेंचर, जिस पे नाम नहीं होता है। पैसे मैंने भी दिए, पैसे पहले वाले ने भी दिए,
बट इसमें मैं अपना नाम वाम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, शायद मुझे पसंद नहीं है। सच डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन अटैच बाय टू डिबेंचर होल्डर। आप सोचिए ज़रा, इन दोनों में से सबसे पहले अगर कोई डिबेंचर बेचना चाहेगा तो कौन सा वाला बिकेगा? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, बैरर वाला बिकेगा। क्योंकि इस पे नाम ही नहीं है। जिस चीज़ पे नाम नहीं होता ना वो जल्दी बिक जाती है, राइट। एंड रजिस्टर्ड में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बैरर में पेमेंट कैसे मिलेगी? क्योंकि इस पे नाम तो है ही नहीं। अगर मैं खुद खरीद के इसको लेने जाऊँ पेमेंट को, तो कंपनी मुझसे भी पूछेगी कि सर आपने कब लिया था, ये आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आपका ही है? सो ऐसे केस में उसके साथ एक कूपन अटैच होता है। कूपन अटैच, इसको पासवर्ड बोल सकते हैं हम लोग। तो इससे क्या हो जाती है, उस चीज़ से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये इनका ही है और इनको मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिडीमेबल डिबेंचर, जो ये कुछ चीज़ के बाद आपको वापस मिल जाएगा। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, पेबल एट द एंड ऑफ द सम फिक्स पीरियड। Debentures are mostly redeemable, payable at the end of some fixed period. As mentioned in the debenture certificate, repayment can be made at fixed date at the end of specific period or by installment during the lifetime of the company. The provision of repayment is normally made in the trust deed. जैसे कि कंपनी ने पहले ही बोल दिया था कि समझो 20 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा आपका, और 20 साल तक हम आपको ब्याज देंगे, और 20वां साल जब ख़त्म होगा हम आपको आपका पूरा पेमेंट कर देंगे साथ में। तो ये बात रिडीमेबल डिबेंचर में फिट बैठती है कि उनको उनका पैसा टाइम पे मिलना ही मिलना है। फाइन। तो रिडीमेबल मतलब जो चीज़ हमें घूम के हमारे पास वापस एक समय के बाद आने वाली है। नेक्स्ट इज इरिडीमेबल। जब नाम में लिखा है रिडीमेबल तो रिडीम ही नहीं होगा। द काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यस, ये कब मिलेगा? जब कंपनी बंद हो जाती है ना, या फिर कोई ब्रीच होगा कोई कंडीशन का, या कोई कंटिजेंसी अराइज होगी। लेकिन एक बात बताओ, ये सब चीज़ें कोई जानता तो है नहीं कि होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर कंपनी की, राइट। सो इरिडीमेबल डिबेंचर्स को भी मैं गिनती में नहीं ले सकता। 7th इज कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो सकता है? बहुत ही सिंपल, इक्विटी शेयर्स में। याद रखना, पूरे एसपी की बुक में 2 ऐसी चीज़ें जो कन्वर्ट होती है इक्विटी शेयर्स में। पहला था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और ये है कन्वर्टेबल डिबेंचर एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के बाद। सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये सब बातें डिबेंचर सर्टिफिकेट में होती है। The issue of debenture, convertible debenture must be approved by a special resolution in the general meeting before they are issued to the public. उनको पहले ही बता देते हैं। These debenture are advantageous for the holder. उसकी मर्जी की बात है। जैसे कि मान लो समझो उसने 20 साल के लिए डिबेंचर लिया, अब 15 साल तक उसने इंटरेस्ट लिया और अचानक 5 साल पहले उसने कन्वर्ट करा लिया इक्विटी में, और इक्विटी में अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो ये उसकी चॉइस है। सिचुएशन को देख के पर्सन अपनी चॉइस बदल सकता है। Because of this conversion right, convertible debenture holder is entitled to equity share as a rate lower than the market value. एक बार कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, फाइन, तो उसके बाद वापस नहीं आ सकता। नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। द लास्ट वन इज, जब नाम में लिखा है नॉन कन्वर्टेबल, सो ये कन्वर्ट भी नहीं होगा। नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल into इक्विटी शेयर ऑन मेच्योरिटी। इनको इनका पेमेंट मिलता है ऑन टाइम, एंड these डिबेंचर आर redeemed on maturity date. These डिबेंचर सफर फ्रॉम द disadvantages that there is no appreciation in value. तो प्रैक्टिकली देखेंगे, इसमें याद करने के टाइम पे आप पहला याद करोगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद होता है, और बहुत ही आसान है। पहले में येस, दूसरे में नो आ रहा है, नॉन वर्ड लिख के आ जा रहा है। सो अपने आप में ये आंसर आपको बहुत ही आसान सा है। ये कुल मिला के 8 टाइप के इसमें डिबेंचर्स दिए हुए हैं, जो कि एक सिक्योरिटी पे बेस करता है, 2
ट्रांसफ़र पे, दो रीपेमेंट पे, दो कन्वर्जन में, और आपका ये 10 मार्क का एक बड़ा आंसर, दैट इज़ फीचर ऑफ डिबेंचर। फाइन। सो आज के सेशन में इतना ही हम पूरा करते हैं। ये 2 आंसर आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि हम इसको डिटेल में लेके जाएंगे। अगले सेशन में मैं आपको आगे की प्रोसीडिंग्स बताऊंगा जो इसमें दिए हुए हैं, बॉन्ड्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इसके ऊपर का, ADR GDR हुआ तो देखेंगे। फाइन। सो टिल देन आप इस चीज़ को अच्छे से सुनिए इस वीडियो को कि आपको आंसर अच्छे से याद हो, और हाँ, याद करने की कोशिश करिए ओरली पूरे आंसर्स को, जो कंसेप्ट मैंने आपको ओरली बताया। फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला पेमेंट किसको मिलती है? क्रेडिटर को। और क्रेडिटर कौन होता है? शेयर होल्डर के अलावा सब लोग। शेयर होल्डर कितने होते हैं? 2, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो बड़े आसानी से आप याद रख सकते हो। फाइन। ये डिबेंचर इसलिए इसमें 3 लोग हैं, ट्रस्टी, डिबेंचर और कंपनी। फाइन। आई होप सो आपको ये 2 आंसर बहुत अच्छे से समझे होंगे। फाइन। अब अच्छे से इसको पढ़िए। टिल देन